नमस्कार साथियों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंड। कल जो नेपाल में हुआ तो वो सबको जानकारी होगी। केपी शर्मा ओली के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा गम और गुस्सा था। लोग बड़े आक्रोशित थे तो उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा और वो कहाँ पर है उस पता किसी को पता नहीं है। लेकिन जो जेन जी वाली वो जो टीम है, 15 साल से 28 साल तक के युवक, उन्होंने जो प्रदर्शन किया तो उसके कारण 10 मन इस कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इसमें एक बात देखने वाली है, राष्ट्रपति भवन जला दिया गया, संसद जला दी गई, कोर्ट जो था अदालत का परिसर जला दिया गया। जो लोग भ्रष्टाचार और बेरोजगारी वगैरह के खिलाफ जो कर रहे थे, क्या उन्होंने ऐसा किया होगा जिससे कि देश का नुकसान ही पहुंचेगा? या तो ऐसा हो सकता है जैन जी के जो कुछ लोग थे उसमें ऐसे ही खराब तत्व घुस गए थे जिन्होंने जो वहाँ के युवकों के एजुटेशन का फ़ायदा उठाकर वहाँ पर हालात ख़राब किए। अब ये बात बता रहा हूँ कि मैं अगर यही बात होती, ये बांग्लादेश में भी यही पैटर्न हुआ। ऐसा तो नहीं होगा कॉन्सिडेंस की बिल्कुल सेम पैटर्न श्रीलंका में ऐसे हुआ। मालदीव में भी ये जो सरकार हिंदुस्तान के खिलाफ हुआ था तो वो वहाँ से भारत इंडिया गो आउट वगैरह के नारा लगाकर उसने मौजूद ने इलेक्शन जीता। और ये देखना है कि वो जो प्रदर्शनकारी थे उनके पास इतने सोफिस्टिकेटेड हथियार कहाँ से आए, जो कि आर्मी के हथियार हैं। जेन जी भी कह रहे हैं, जो उनके प्रवक्ता है वो भी कह रहे हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। जो कुछ उग्र तत्वों ने नेपाल में किया वो कैसे किया, क्यों किया, यह उनको जानकारी नहीं की। यहाँ तक कि जो पशुपतिनाथ मंदिर था उस पर हमला किया गया। वो मंदिर खाली नेपाल के लोगों का नहीं है, वो हिंदू आस्था का एक केंद्र है, ज्योतिर्लिंगों में शामिल है। उस पर हमला किया गया। क्या जो हिंदू हो क्या वो उसका हमला कर सकते हैं? या तो नेपाल में ऐसा हो गया कि पैसे के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है। बबलू श्रीवास्तव एक वहाँ के पकड़े गए थे जो नेपाल में भी छिपे हुए थे। उन्होंने कहा था अपनी किताब में, उन्होंने जेल में लेकर ये किताब लिखी थी कि उधर नेपाल में पैसे देकर कुछ भी किया जा सकता है। और ये जो वहाँ के नेता थे, जैसे वहाँ के केपी शर्मा ओली, वो भी जब राजा का शासन था वो भी 14 साल जेल रहे। 1960 में उन्होंने राजनीति ज्वाइन की। उसके बाद वो कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट वगैरह में कुछ में शामिल हो गए तो 14 साल जेल में गुजारे हैं उन्होंने। ऐसा व्यक्ति जिसने 14 साल जेल में गुजारे, वो इतना करप्ट कैसे हो गया? या तो वो लाचार था कि अगर मैं करप्शन करूं या ना करूं, मुझे तो जो हाल होना है वो हो ही जाएगा। चीन ने इस सिचुएशन का बहुत ही फायदा उठाया। इस तरह से हालात हो गए कि पूछो ही नहीं। और वहाँ के जो एनजीओ थे, जैसे कि यहाँ पर केजरीवाल ने एनजीओ बनाए थे, वहाँ के एनजीओ जो कि दिखा रहे हैं, जब वो वहाँ के एक आदमी बलेंद्र शाह वहाँ के काठमांडू के मेयर बन गए, तो उन्होंने ऐसे कुछ काम किए जो बाकी राजनेताओं ने नहीं किए। जैसे नदी के किनारे जो कंस्ट्रक्शन बने हुए थे, फुटपाथ बढ़ाए, तो उनको फिर जेल में भी नज़रबंद किया गया था। उनके गरीबों के खिलाफ ये काम करवा रहे हैं। इसी तरह से
दूसरा है सदन गोरंग, उनका भी एनजीओ है, वो भी केजरीवाल की तरह एनजीओ चला रहे हैं और वो भी बड़े बड़ी लंबी बातें कर रहे हैं। जैसे कि 14 साल जब केपी शर्मा ओली जेल में थे, वो उनमें ही आशा की किरण लोगों को दिख रही थी। तो ऐसी ही बातें वो सदन गोरंग भी कहते हैं। एक और पार्टी है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, उसके जो नेता है रवि लक्ष्मानी, कुछ ऐसा नाम है, वो वहाँ के जो कोलिशन एक बनी उसमें वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। लेकिन बाद में पता चला कि वो नेपाल के नागरिक है ही नहीं। जिस तरह से वो कहाँ के नागरिक है, यूएसए के नागरिक। दूसरे जैसे कि वहाँ पर बांग्लादेश में जहाँ पर एडवाइज़र बनाया गया यूनेस्को, वो भी वहाँ पर बांग्लादेश में शायद दोहरी नागरिकता का निज़ाम होगा, वैसे वो रहते हैं फ्रांस में, वेस्ट में रहते हैं, और उसको बांग्लादेश से कुछ लेना देना नहीं है। बिल्कुल वो पहले रहते थे, कोई 20 साल 25 साल हो गए वो बांग्लादेश से बाहर रह रहे हैं, उसको एडवाइज़र बनाया जा रहा है। अभी ये जो मांग चल रही है कि ये जो एनजीओ वाले हैं, जो मेयर थे या जो सदन गोरंग है या जो रवि है, उन्होंने बाद में नेपाल की नागरिकता स्वीकार की और जो वेस्ट की थी किसी देश की, अमेरिका की शायद, उसको छोड़ दिया। वो भी ऐसे काम किए जैसे जिससे कि लोग उनके ओर आकर्षित हो। जैसे कि केजरीवाल जब आए थे तो उन्होंने एंटी करप्शन का वो नारा दिया था, जिससे कि ऐसी ऐसी जो 200 साल 150 साल पुरानी कांग्रेस थी उसकी भी वो भी बहुत कमज़ोर हो गई। और साथ किसका लिया, अन्ना हज़ारे का। लेकिन बाद में केजरीवाल ने क्या किया ये सबको जानकारी है, कई केस उनके ऊपर है, लेकर घोटाला और बाकी जो है एजुकेशन घोटाला, अस्पताल घोटाले का घोटाला, क्या क्या नहीं उनके ऊपर है। अगर ये जो लोग थे इसकी पूरी जांच होनी चाहिए नेपाल में, ये कौन से लोग थे। अगर आपको ओली से शिकायत थी तो अगर मान लो उसको आपने इस्तीफा दिलवाना चाहते थे तो उसको वहाँ निकाल कर आपको ही तो बैठना था, तो आपने वो सदन क्यों जलाया। राष्ट्रपति भवन को, अगर आपको राष्ट्रपति से ऑब्जेक्शन था तो राष्ट्रपति भवन को क्यों जलाया। अगर आपको उन पर उनके खिलाफ जो लीगल एक्शन लेनी चाहिए थी, जो भी आपको करप्ट लगता है, जब आपने अदालत ही जला दी तो आपने यानी कि लीगल एक्शन का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। आपने ऐसे काम किए जो कि बिल्कुल आपको बेरोजगारी थे और आपको लोगों से सरकार से शिकायत थी। शिकायत तो होगी ही, वो तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। और आपने एक जो रैपर था यानी जो वेस्टर्न कल्चर में डूबा हुआ था, रैप करना था, गाने गाना, सिंगर वगैरह था, उस सिंगर को और गाने वाले को आपने उसके हाथ में अब देना चाहते हो राष्ट्र की भागदौड़। जैसे कि वहाँ के जो कॉमेडियन था यूक्रेन का, उसको भी लोगों ने वोट दिया तो उसको सक्सेसफुल बनाया, प्रेसिडेंट बनाया यूक्रेन का। लेकिन यूक्रेन का क्या हाल हुआ वो सब जानते हैं। लेकिन यूक्रेन ने वो क्यों जिद पकड़ी थी, वो नाटो ने उसको रखा था लोगों के सामने, उसको फेमस करवा दिया था। ये जो वहाँ की फेसबुक वगैरह यूट्यूब वगैरह है वो है CIA के एजेंट के तौर पर काम करते हैं, और वो जिसको उन्होंने आगे करना होगा उसको वो फेमस कर देते हैं। इसी तरह से जो रैपर है सदन गोरंग हो या बालेंद्र शाह, उसको फेमस करने के लिए उसको पहले फेमस करवा दिया है, यानी कि उससे ऐसे काम करवाए जिससे लोगों को उस पर भरोसा हो जाए। इसी तरह से केजरीवाल को भी बड़ा फेमस करवा दिया, उसको मैग्सेसे अवार्ड पता नहीं क्या दिलवा दिया, और वहाँ के किसी वहाँ के
मनीष सिसोदिया का न्यूयॉर्क टाइम्स पे उसका कवर फोटो चढ़ाया, कवर फोटो में उसका नाम आया, कवर फोटो पे इसकी शक्ल आई। इसी तरह से ये जो वहाँ का रैपर जिसका नाम है बोल रहा बालेंद्र शाह, उसको भी न्यूयॉर्क टाइम्स के और दूसरे अखबार के कवर पेज पे उसका चित्र छाप दिया। यानी कि आप लोगों को पहले तैयार करते हो और फिर उसको जो देश आपके खिलाफ काम करे तो वहाँ पर आप इस्तेमाल करते हो। ये मेरी सोच है, इसका अभी प्रूफ नहीं है, तो प्रूफ मुझे लगता है कि आ जाएगा। इसी तरह से यूनेस्को बांग्लादेश में उसने ऐसे बैंक वगैरह जो वो गरीबी वही है, ऐसा कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन आपने उसको यूनेस्को वहाँ पर शरण देकर उसको वहाँ पर यूएस या फ्रांस का वेस्ट का सिटीज़न बनाकर उसको वहाँ पर नोबेल प्राइज़ दिलवाकर उसको एक फेमस फिगर बनवा दिया और उसको वहाँ बांग्लादेश में लाया। किस लेवल, किस लिए आप मुझे बताइए? जो कि शायद बांग्लादेश का सिटीज़न भी नहीं है, उसको आपने बांग्लादेश में भेजा, कि लोगों ने भेजा वहाँ पर, बांग्लादेश के लोगों ने नहीं। जिस तरह से रवि जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी बनाती थी, वो तो अमेरिका का सिटीज़न है था, अब तो उसने नेपाल की नागरिकता ली है, तो उसको आपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कैसे किया? यानी कि कोई ऐसी संस्था है जो कि अपने इंटरेस्ट के लोगों को तैयार कर लेती है, उनको पैसे देती है। शायद ये भी हो कि वो अनऑफिशियल अनअकाउंटेड मनी हो, जैसे ड्रग कार्टेल से आया हुआ पैसा हो, कहाँ से भी पैसा आया हो, उनको देखकर। और इतने लोग अचानक, अगर एक दिन उन्होंने फेसबुक क्या पाबंदी लगा दी, तो वो डिमांड रख सकते थे कि फेसबुक पर पाबंदी हटाओ। तो फेसबुक पर पाबंदी हटाने के बाद क्या आप अपने ही देश को जला दोगे? क्या तुम राष्ट्रभक्त हो? क्या तुम नेपाल के साथ तुम्हें हमदर्दी है? अगर तुम्हारी हमदर्दी नेपाल के साथ होती तो तुम ऐसे काम नहीं करते। और तुम्हारे ये भी आपका फ़र्ज़ है, अगर कोई है, आपको फ़र्ज़ है, ये जो बालेंद्र शाह वगैरह जो सदन गौरंग है, उनका फ़र्ज़ है वो देखे कि ये कौन से एलिमेंट थे जो इस एजिटेशन में आ गए थे, जिन्होंने वहाँ की जो संसाधन थे, वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको नष्ट किया। वो कहाँ से, अगर वो दोबारा बनेगा, अगर उसमें मान लो कि बालेंद्र शाह को ही वहाँ पर बैठना है, तो उसको नया 400 करोड़ का नया सदन बनाना पड़ेगा, राष्ट्रपति भवन नया बनाना पड़ेगा, कोर्ट रूम बनाना पड़ेगा, कोर्ट रूम तो बनाना ही पड़ेगा। और दूसरी बात यह है, तुमने जो कैदी छुड़ाए, कातिलों को छुड़ाया, जिसमें से पता नहीं खतरनाक जिसमें क्राइम में जेलों में बंद थे, उनको आपने छुपा दिया। क्या वो नेपाल में क्या करेंगे ये आपको पता है? वो आम लोगों को कितना परेशान करेंगे। तो आपने ये कहा कि हम 28 साल के लोगों तक हम उसको एजिटेशन करने दें, कि जो उसके ऊपर की उम्र के लोग हों उनको एजिटेशन नहीं करने दिए। क्या आपने ऐसा तो नहीं किया कि आपने जो 28 साल की उम्र तक के लोग हैं, ये ऐसा नहीं बंदरों के हाथ में उसरा दिया, और जब वो क्या करते हैं, बंदर को जब उसरा होता है, वो नकल देखकर अपने ही इंसान जिस तरह से शेव करता है, शेव करने की कोशिश करता है और अपना ही खून बहाता है। इसी तरह से आपने नेपाल का जैसे भी किया, इतना नुकसान करवा दिया, पता नहीं 5 अरब रुपये का नुकसान किया, हिंदुस्तानी करेंसी के मुताबिक 7 अरब का नुकसान किया। और जो लोग वहाँ पर फंसे हुए, जो गाँव से आए हुए हैं काठमांडू में दिन दिहाड़ी करने के लिए, वो बेचारे सड़कों पर पड़े हुए हैं, उनके साथ आपने किया। आप सोचिए आपने क्या किया है देश के साथ, आपने ये किया। ऐसी बात देखिए, सोशल मीडिया पर आपने किसी को रील बनाते हुए देखा, क्योंकि ये किसी मंत्री का बेटा है, उसको आप एक्शन लीजिए और वहाँ के कोर्टों को कहिए कि आप फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाइए, आप एक साल में उनका फैसला कीजिए। ये आपने मेरे ख्याल में जो वो केपी शर्मा ओली की जो बिल्डिंग जलाई, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। जो उनकी वो ओली टावर था, वो कहाँ से आ गया, कहाँ से नहीं आ गया, उस पर अगर आप शासन में आते तो उसको सरकारी संपत्ति डिक्लेयर कर सकते थे आप। लेकिन आपने एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जलाया। क्या तुम्हारा यही राष्ट्र के लिए प्रेम है? तुम्हारा यही राष्ट्र के लिए भक्ति है? तुम
अगर तुमने किया है, अगर आपको अब आपने जो अच्छे काम भी किए, अच्छे काम के लिए किया हो, लेकिन आपको इसमें देखना पड़ेगा कि ये कौन सा तत्व थे, अगर आप नहीं थे तो कौन से तत्व थे जो देश को बर्बादी के राह पर ले जा रहे थे। आप इस पर गौर कीजिए। मैं जो मेरे दर्शक हैं उनसे भी विनती करता हूं कि वो जो मैंने नेपाल के बारे में 2-4 बातें कही उस पर अपनी रिएक्शन दे। आज मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं कहूँगा कि लाइक कीजिए। अगर आपको मर्जी होगी वो तो आप खुद ही करते हैं। जो जिन्होंने किया है उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय।